अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ यूएस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन प्रोसेस के बारे में। मेरी नज़र में एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहली जो चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है वो है एप्लीकेशन डेडलाइन को अपने कैलेंडर पे मार्क करना। ये चीज़ आपको एक टाइम फ्रेम बताती है कि आपके पास कितना टाइम है जिसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन पे उसकी रिक्वायरमेंट्स पे काम कर सकते हैं, या आप अपनी एप्लीकेशन को रिफ़ाइन करने के लिए कितना टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। Most of the universities in United States have their deadlines in December or in January, लेकिन बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी एडमिशन डेडलाइन थोड़ा अर्ली होती है, लाइक नवंबर और इवन अक्टूबर, या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जहाँ पे एडमिशन डेडलाइन थोड़ी लेट होती है, जैसा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल या कोई और डेट भी हो सकती है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी इन विच यू आर गोइंग टू अप्लाई कि उसकी डेडलाइन कहाँ पे फॉल करती है। तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग एडमिशंस फॉर फॉल, बट देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ विच आर ऑफरिंग एडमिशंस फॉर फॉल, स्प्रिंग और इवन समर। यहाँ पे यूजीए में मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पे मैं पीएचडी कर रहा हूँ, यहाँ पे एडमिशन सिर्फ फॉल के लिए होते हैं, लेकिन आप उस एडमिशन को डेफ़र कर सकते हैं। आप स्प्रिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप समर में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मतलब एडमिशन का जो एक साइकिल है वो सिंगल है, मल्टीपल इन द ईयर नहीं है, लेकिन आप ज्वाइनिंग किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो डेडलाइन के बाद अगर हम आ जाएं तो आपको है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना कि किस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना चाहिए। तो डेफिनेटली रूल ऑफ थंब ये है कि आपने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जहाँ पे आपके रिसर्च इंटरेस्ट ओवरलैप हो रहे हैं। तो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट कर लें जिनमें आपके रिसर्च इंटरेस्ट ओवरलैप हो रहे हैं, या आप कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी शॉर्टलिस्ट कर लें जहाँ पे आपके एग्जैक्टली रिसर्च इंटरेस्ट ओवरलैप नहीं हो रहे लेकिन क्लोज बाय हैं, तो आप कर सकते हैं। तो आपने जब यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करनी है तो आपने ये भी देखना है कि आप अपनी रिसर्च इंटरेस्ट से थोड़ा डेविएट हो सकते हैं विद इन फील्ड, या आपने पर्टिकुलरली जो आपने एक रिसर्च इंटरेस्ट पर्टिकुलर रखा हुआ है उसी पे आपको काम करना है। अगर तो आप फ्लेक्सिबल हैं, उस कंडीशन में आपको प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं। विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर आप यूएस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट से डेविएट बिल्कुल भी नहीं होना चाह रहे हैं, इन दैट केस यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद द प्रोफेसर, ताकि अगर वो आपके साथ उस रिसर्च इंटरेस्ट पे काम करने पे एग्री हो तो आप वहाँ पे अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपका अप्लाई करना उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। फ्रूटफुल ना होने का मकसद ये नहीं कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको एडमिशन मिल जाए, लेकिन आगे चल के फिर आपको एक रिसर्च सुपरवाइज़र लेना होता है जिसके साथ आपको काम करना है। अगर कोई भी बंदा आपके साथ किसी आपके पर्टिकुलर रिसर्च इंटरेस्ट पे काम करने के लिए विलिंग नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए फिर आप ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं करें। तो रिसर्च इंटरेस्ट की बेसिस पे या रिसर्च फील्ड की बेसिस पे आपने कुछ यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट कर ली। अकॉर्डिंग टू गूगल, अगर आप अपनी प्रोफाइल से मैचिंग 3 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, या आसान अल्फाज में कह लें कि आपका एडमिशन किसी एक यूनिवर्सिटी में हो जाता है।
ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आपके रिसर्च इंटरेस्ट मैच हो रहे हैं तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दें। आप फिर उन यूनिवर्सिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें जिनमें आपके रिसर्च इंटरेस्ट मैच हो रहे हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ करें ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू अदर फ़िल्टर्स। तो वो फ़िल्टर क्या होने चाहिए? मेरी नज़र में वो फ़िल्टर फंडिंग, आप फंडिंग को ज़रूर देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको ज़्यादा फ़ंड्स प्रोवाइड कर रही है। ज़्यादा फ़ंड्स प्रोवाइड करने का ये मकसद नहीं कि किसी में ज़्यादा हैं तो आप वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखें उसको। फिर आप दूसरा, उसका एक और तरीका ये है कि आप ये भी देखें कि कौन से एरिया में है, वहाँ पे आपके लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको 2 यूनिवर्सिटीज़ में से एक डबल पेमेंट तो कर रही हो लेकिन वहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं वो 2.5 टाइम्स हों। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना बाद में देखनी है फर्दर प्रायोरिटाइज़ करने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप वहाँ की वेदर कंडीशंस को भी ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ठंडे रीजन में नहीं रह सकते, कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत गर्म इलाकों में नहीं रह सकते। तो ये सारी चीज़ें आप पहले देख लें, उसकी बेसिस पे प्रायोरिटाइज़ करें, क्योंकि हो सकता है आप जिन 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं आपकी एडमिशन चारों में हो जाए, तो फिर बाद में आपको डिसीजन करना जो है ना आसान होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट है। तो आप वो पहले से प्रायोरिटाइज़ करके रखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको किस प्रायोरिटी पे चाहिए, ताकि आगे आपको मुश्किलात का सामना ना हो। और उसके बाद अगर हम देखें कि आपने ये यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट कर ली, प्रायोरिटाइज़ भी कर ली, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि आप अपनी प्रोफाइल से मैचिंग यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। मतलब अगर आपकी जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो अबव एवरेज है तो आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा अप्लाई करें जिनमें एडमिशन प्रोसेस की जो कम्पिटिटिवनेस है वो अबव एवरेज हो। और एक आध आप यूनिवर्सिटी ऐसी भी ज़रूर चूज़ करें कि जहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कुछ ज़्यादा कम्पिटिटिव हो। कोई एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी ले लें जहाँ पे लेस कम्पिटिटिव हो, लेकिन ज़्यादा आप अपने प्रोफाइल से मैचिंग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। और यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में बग़ैर ये चीज़ें जाने अप्लाई नहीं करते, सिर्फ इस बेसिस पे कि आपका कोई फ्रेंड ऑलरेडी वहाँ पे जो है ना पीएचडी कर रहा है या मास्टर्स कर रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप फिज़िक्स के हों, वो केमिस्ट्री का हो, या वो बायोलॉजिकल साइंसेस का है, आप कंप्यूटर साइंसेस के हैं। तो अगर कोई आपको रेकमेंड भी करता है तो ये सारी चीज़ें आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़रूर देखें कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट ओवरलैप हो रहा है, नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और आपके रिसर्च इंटरेस्ट उस यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, कोई बंदा काम ही नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, आपको एडमिशन आपका डिनाई हो जाएगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आप एक तो डीमोटिवेट होंगे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए, दूसरा ये होगा कि आपके टाइम का ज़िया होगा, आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो एक पाकिस्तानी रुपीज़ में एक काफ़ी ज़्यादा रकम बनती है वो ज़ाया हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इस वजह से आप, अगर आपको कोई रेकमेंड भी करता है, मैं रेकमेंड करता हूँ कि लेट्स से यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में आप अप्लाई करें। तो मैं फ़िज़िक्स का हूँ, आप किसी और फील्ड के हैं, तो आप फिर उस यूनिवर्सिटी के बारे में देखें कि आप जिस चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं वो वहाँ पे है या नहीं है, या आपकी प्रोफाइल से मैचिंग है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें देख के आपने अप्लाई करना है। तो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने के बाद आ जाता है कि आपने रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि कॉमन रिक्वायरमेंट्स या जो रिक्वायरमेंट्स हैं एप्लीकेशन के लिए वो क्या हैं।
कुछ कॉमन रिक्वायरमेंट्स पे हम बात करते हैं। कुछ कॉमन रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स आस्क अबाउट GRE टेस्ट। तो जिनमें एडमिशन प्रोसेस थोड़ा कॉम्पिटिटिव है या एवरेज है, वहाँ पे GRE जनरल सिर्फ रिक्वायर्ड होता है, या जो बिज़नेस मैनेजमेंट वाले हैं उनसे GMAT रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जहाँ पे थोड़ा एडमिशन प्रोसेस ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, वहाँ पे GRE सब्जेक्ट भी मांगा जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, वो अगर IELTS है, TOEFL है, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, बहुत कम, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे डुओलिंगो टेस्ट भी, या मेरे ख्याल से कैम्ब्रिज टेस्ट कोई एक होता है। तो इस तरह के जो टेस्ट हैं वो लेते हैं, लेकिन रेकमेंडेड है TOEFL। और TOEFL का जो स्कोर है वो जो एक ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड है वो है 79, और ये ओवरऑल मेरे ख्याल से विद इन मॉड्यूल 20 इन ईच रिक्वायर्ड होता है। 20 से कम नहीं होना चाहिए या 19 से कम नहीं होना चाहिए, इस तरह से कुछ एक रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन विद इन मॉड्यूल के बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी 79 मांगती हैं। और जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है एडमिशन का, वहाँ पे 100 या 100+ भी TOEFL स्कोर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। और उसके बाद है कुछ डॉक्यूमेंट्स, जिनमें एक है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टडी ऑब्जेक्टिव और राइटिंग सैम्पल। जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टडी ऑब्जेक्टिव्स या राइटिंग सैम्पल, इन पे बात की जाए तो इन पे काफ़ी लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको एनालाइज करने के लिए होते हैं कि आप अपने लर्निंग कर्व पे किस पॉइंट पे मौजूद हो। SOP आपको डिफ़ाइन करता है कि आप क्या थे, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें SOP के अंदर होती हैं। स्टडी ऑब्जेक्टिव्स आपके स्पेसिफिक रिसर्च इंटरेस्ट और उन पे जो आपने काम किया है या करना चाह रहे हैं उन सब को डिफ़ाइन करते हैं। इसी तरह से राइटिंग सैम्पल भी इन्हीं चीज़ों को डिफ़ाइन करता है। और उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स। हर US यूनिवर्सिटी में 3 रिकमेंडेशन लेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो आपने जहाँ से अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, वहाँ से किसी भी प्रोफेसर से आप रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने 3 प्रोफेसर्स को रिक्वेस्ट करना होगी। उसका तरीक़ेकार यही होता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने उनकी डिटेल्स देनी है, लेकिन आप किसी भी प्रोफेसर को एज अ रिकमेंडर चूज़ करने से पहले उसका कंसेंट ज़रूर जान लें कि वो आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख सकता है, उसके पास इतना टाइम है या नहीं। बाद में वो चेंज तो हो सकते हैं, लेकिन बाद में चेंज करने से बेहतर है कि पहले आप ये चीज़ जान लें। और आपके जो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट या जो डिग्री है, वो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आपने वो अपलोड करनी होती हैं। ये कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं जो एनी हाउ आपको किसी भी एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं। GRE के लिए मैं मिनिमम स्कोर की बात करता चलूँ तो हर यूनिवर्सिटी का मिनिमम जो कट ऑफ है वो डिफरेंट होता है। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कट ऑफ बताया नहीं गया होता, तो इसका मकसद है वहाँ पे आप किसी भी स्कोर के साथ अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आपके पैरेलल में जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनका स्कोर क्या है। उसकी बेसिस पे आपकी जो स्टैंडिंग है उनके दरमियान क्या है, आपका डिसीजन एडमिशन का उसकी बेसिस पे होगा। तो कोशिश करें कि आपका GRE स्कोर अच्छा हो। 310+ है तो इट मीन्स दैट्स वेरी गुड स्कोर, और उसकी बेसिस पे आपके एडमिशन के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि आपका GRE 310 है तो आपकी एडमिशन हो गई या आपके एडमिशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं, कम है तो नहीं है।
तो ओवरऑल इम्पैक्ट देखना है, आपके डॉक्यूमेंट्स को भी देखा जाएगा, आपकी CGPA जो कि 3 से तो ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 3.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, कुछ में 2.5 से, मतलब अगर 3 से ज़्यादा है ऑन स्केल ऑफ 4 तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी CGPA है। और ये सारी चीज़ें मिला के आपकी जो स्टैंडिंग है एडमिशन के लिए वो बनती है। तो ये कॉमन रिक्वायरमेंट्स के बाद अगर हम आ जाएं तो कॉमन रिक्वायरमेंट्स के बाद हमें इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, हमें प्रिपेयर करना है अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करने के लिए प्रिपेयर करने का एक तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप यूनिवर्सिटी के वेब पेज पे जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है कि क्या मिनिमम कट ऑफ है, कौन सी टेस्ट रिक्वायर्ड है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले आप केयरफुली सारी रिक्वायरमेंट्स कहीं पे नोट डाउन कर लें हर यूनिवर्सिटी के लिए जो आपने शॉर्ट लिस्ट की हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में जो आपने शॉर्ट लिस्ट की होंगी उनमें से बहुत सी तो ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी, लेकिन कॉमन का मकसद ये नहीं है कि आपने हर यूनिवर्सिटी में सेम चीज़ ही सबमिट कर देनी है। इसका मकसद ये नहीं है कि आप GRE चेंज करते रहेंगे। इसका मकसद आपके डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक SOP या स्टडी ऑब्जेक्टिव, वो आपने हर यूनिवर्सिटी के लिए उनको चेंज करना है। पर्टिकुलरली इन दैट केस इफ़ नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और नेम ऑफ डिपार्टमेंट और पर्टिकुलरली नेम ऑफ फील्ड इज़ प्रेजेंट इन दैट डॉक्यूमेंट, तो उस केस में आपने वो ज़रूर चेंज करना है। ऐसा ना हो कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में अप्लाई कर रहे हैं, SOP के अंदर आपने किसी और यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है। तो प्लीज़ ये आप जो है ना मेक श्योर कर लें कि अगर यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट का नाम है तो वो जो है ना आप चेंज कर दें बिफोर अपलोडिंग ऑन टू दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपने SOP पे काम करना है, स्टडी ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना है। तो इस SOP ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो आप एक दिन में बहुत परफेक्ट टाइप का, बहुत अच्छी टाइप का बना लें। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हों अपने बारे में लिखने में और बना लें, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उस पर अच्छा खासा टाइम दें ताकि वो बेहतरीन शेप में हो और एक प्रोफेशनल टाइप का आपका वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो। तो उस पर आप काम करते रहें। स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, टॉयफल की प्रिपरेशन के लिए मेरे ख्याल से अगर डेडलाइन लेट्स से दिसंबर में है तो दिस टाइम इज़ राइट टाइम टू गेट स्टार्टेड, क्योंकि 3 से 4 माह आपके पास मौजूद हैं। तो आप जो है ना अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अच्छे जो बैंड्स हैं वो IELTS पे या टॉयफल पे आप ले सकते हैं। 3-4 माह की तैयारी इन टेस्ट के लिए जो है ना मेरे ख्याल से अच्छी है। GRE के लिए इतना ज़्यादा आपके पास टाइम मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप तैयारी करें, आप अच्छा टाइम उसको दें तो मेरे ख्याल से आप बेहतरीन नंबर जो है GRE पे भी ले सकते हैं। लेकिन अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि ज़्यादातर यही रेकमेंड किया जाता है कि आप GRE पे 6 माह अच्छी तैयारी करें। क्योंकि एक तो ये चीज़ है कि GRE और टॉयफल की फ़ी इतनी ज़्यादा है कि जो अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट की जाए तो मेरे ख्याल से अबाउट 50,000 जो है वो बनती है। तो जब 50,000 बनती है तो आप चांस नहीं ले सकते। आप अच्छी तैयारी करें, उसके बाद इन टेस्ट में जो है ना आप अपीयर हों। तो इन टेस्ट के बारे में, GRE और टॉयफल के बारे में एक और चीज़ के जो यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान है वो मॉक टेस्ट लेते हैं। तो उसके बाद अगर आपके ग्रेड्स मतलब स्कोर इन पे अच्छा आ जाता है तो वो आपको कोई वाउचर वगैरह भी देते हैं। तो आप ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं, या पार्शली आपको वेवर मिल जाए या फुली आपको वेवर मिल जाए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी आपके लिए। और उसके बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन वेल बिफोर द टाइम स्टार्ट कर देनी है। मैं रेकमेंड करूँगा कि
एटलीस्ट आप 2 वीक्स बिफोर दी डेडलाइन वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो एप्लीकेशन ऐसी नहीं होती कि आप 1 घंटे में कंप्लीट कर लें। बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं कि जो आपको जो है ना डेटा एंट्री करनी है, ये चीज़ें करनी है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता चाहे उस पर काम करते रहें, सब्र व तहम्मुल के साथ। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि गलतियाँ करते हैं। तो लेट्स से आपके नाम की स्पेलिंग में कोई गलती हो गई, तो जो आपको वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट मिलेगा उसमें स्पेलिंग और होगी और आपके पासपोर्ट पे और होगी, तो मेरे ख्याल से ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। इस प्रॉब्लम को हल करना कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। सिंपली आप स्पेलिंग करेक्शन के लिए लिख सकते हैं, वो हो जाती है। लेकिन उस वक्त जो परेशानी होती है वो आपको तभी पता चलता है जब आप उस परेशानी में आते हैं। तो इससे बेहतर है कि बाद में परेशानी उठानी पड़े, आप पहले से थोड़ा कॉशियस और सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए एप्लीकेशन पे काम करें। और एप्लीकेशन अगेन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप टाइम से पहले थोड़ा सबमिट कर दें। ऐसा नहीं कि आज रात 12 बजे एप्लीकेशन की डेडलाइन है तो एग्जैक्टली आपने उसी टाइम पे या उससे 1 घंटा पहले सबमिट करनी है, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि बहुत से लोग जो है ना एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हैं, तो ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकता है, हो सकता है आपकी एप्लीकेशन सबमिट ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि भाई आपने उस एप्लीकेशन पे इतना टाइम लगाया और आपकी एप्लीकेशन सबमिट ना हो, तो ये एक आप ऐसा कह लें कि ये एक सान्या हो सकता है फिर। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आप एप्लीकेशन पहले सबमिट कर दें। और एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त आपको जब आपने सारी चीज़ें एंट्री कर दी, अपलोड कर दी, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी होगी। अगर आप एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू नहीं होती। तो एप्लीकेशन फ़ी जो होती है वो $75 to $100 एक एवरेज फ़ी है मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो आपको पे करनी होती है। किसी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ऑन एवरेज यही फ़ी है। तो जब आपने ये फ़ी पे कर दी तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई और आपकी एप्लीकेशन रिव्यू कमेटी के पास चली गई। तो उसके बाद जो है ना आपको वेट करना है कि आपकी एप्लीकेशन पे कोई डिसीजन आए। और एक एप्लीकेशन फ़ी के बारे में एक और पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप जो एडमिशन ऑफिस है उसको रिक्वेस्ट करें कि आपको अगर वो फ़ी वेव कर देते हैं, तो ये भी पॉसिबल होता है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको कोई वाउचर प्रोवाइड कर देती हैं जिसकी बेसिस पे आप विदाउट पेइंग फ़ी वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और वो एप्लीकेशन रिव्यू होती है। तो ये सारी चीज़ें जब आपने कर ली, आपने उनको रिक्वेस्ट भी कर ली, उन्होंने आपको वाउचर दे दिया या नहीं दिया, उनकी पॉलिसी में नहीं है, तो उसके बाद जो है ना आपने फिर एक काम एक और ज़रूर करना है। वो ये होता है कि आपने अपने प्रोफेसर जिसको आपने एज अ रेकमेंडर चूज़ किया है उसको आपने जो है ना रिक्वेस्ट करनी है कि जो उसको ईमेल आई है कि भाई आपको फ़लाँ बंदे ने अपना रेकमेंडर चूज़ किया है, आप उसके बारे में रेकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करें। तो आप उसको रिक्वेस्ट करें कि जो आपको ईमेल आई है उसमें जो डेडलाइन है उससे पहले आप रेकमेंडेशन लेटर सबमिट कर दें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इस तरह से है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो हर एस्पेक्ट से बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन आपके अगर रेकमेंडेशन लेटर नहीं पहुंचते तो इसका मकसद है आपकी एप्लीकेशन रिव्यू नहीं होगी। जब आपकी एप्लीकेशन रिव्यू नहीं होगी तो इसका मकसद है आपकी वो सारी मेहनत जो आपने की एप्लीकेशन पे और जो आपने एप्लीकेशन फ़ीस पे की वो सारी चीज़ें जो है ना ज़ाया होगी। तो इसलिए आपको जो अपना रेकमेंडर है उससे सबसे पहले तो आपने उसका नाम देने से पहले आपने उनसे पूछना है कि आप ये कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो फिर आपको बाद में उनको जो है ना फिर से रिक्वेस्ट करनी होगी, याद दिलाना होगा कि वो आपके लिए ये काम कर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में यूएस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। अगर आप समझते हैं कि कोई चीज़ इस वीडियो में डिस्कस नहीं हुई तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट के ज़रिए, मैं उस पर डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर
या आपको कमेंट के अंदर जो है रिप्लाई कर सकता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया टाइम के लिए, आपने ये वीडियो देखी। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या किसी ऐसे बंदे के लिए हेल्पफुल है कि जो यूएस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यूएस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, आप यहाँ से अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और मुल्क व कौम की तरक्की में जो है अपना किरदार अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।